वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो एचपी पीजीटी है। एचपी जो पीजीटी है, इससे संबंधित जो नया पाठ्यक्रम हमें लगा है उसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यह हमारा जो नया पाठ्यक्रम के आधारित पर पहला वीडियो है। नया पाठ्यक्रम जो हमें लगा है ना, उसके आधार पर। इसी के साथ यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जो ये वीडियोज़ है ये सिर्फ आपकी पीजीटी की परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। मान लीजिए आगे आप तैयारी करना चाहते हैं एनटीए नेट की, तो जो एनटीए नेट की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी आपसे ये प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि नेट में भी जो ये सिलेबस लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा पूरा बदलाव है, बाकी सेम टू सेम है, ज़्यादा बदलाव नहीं। आप इजीली तैयारी कर सकते हो वहाँ पर भी। ठीक है, तो इन वीडियो को संभाल कर रखिएगा, आगे आपको ये काम आएंगी। बाकी जितने भी तथ्य आपको बताऊंगा यहाँ पर, ये सारे के सारे आपने नोट करने हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और जो जुड़े हुए हैं आप लोग, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ तो सेंड कर ही दूंगा मैं। टेलीग्राम में भी सेंड कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा तो उनको आपने लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, जो पहला हमें उपन्यास लगा हुआ है तो वो है गोदान उपन्यास। जो गोदान उपन्यास है, आप लोग सभी भली भांति वाकिफ़ हैं कि गोदान किसका उपन्यास है। तो गोदान है मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास। याद रखना, सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न से कोई वाकिफ़ नहीं होगा कि गोदान किसका उपन्यास है, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास होगा। दूसरा ये प्रश्न बनता है कि गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब का है, तो ये है 1936 का। कब का? 1936 का। इसी के साथ ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोदान उपन्यास में कितने भाग हैं, तो गोदान उपन्यास में है 36 भाग। कितने भाग? 36 भाग, नोट करिएगा। इसी के साथ ये भी प्रश्न बन सकता है कि उपन्यास में मुख्यतः कितने गांव वर्णित हैं। मुख्य गांव की बात कर रहा हूँ, तो उपन्यास में मुख्यतः 2 गांव वर्णित है। कौन कौन से हैं ये 2 गांव? एक तो हो गया सेमरी गांव, सेमरी, और दूसरा कौन सा हो गया? बेलारी। सेमरी और बेलारी, ये 2 गांव हैं, इनका ध्यान रखना आपने। प्रश्न बन सकता है कि सेमरी और बेलारी गांव किस उपन्यास से संबंधित है, तो ये मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास से संबंधित है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ और तथ्य आपको बता देता हूँ, ये आप नोट करिएगा। इसको अब मिटा रहा हूँ यहाँ से। जो गोदान उपन्यास है, यह 1936 में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। देखिए क्या है इसमें कहा गया। पहले तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है कब का है, 1936 का है, और यह है मुंशी प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास भी है। अंतिम पूर्ण, इसके पश्चात इन्होंने एक और उपन्यास लिखा था। कौन सा? बरदान नहीं, मंगलसूत्र करके इनका था। ठीक है, मंगलसूत्र वो अपूर्ण रह गया था, तो वो अपूर्ण रह गया था, तो इसलिए गोदान को इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास भी माना जाता है, ये ध्यान रखना है। और इसे क्या कहा जाता है? गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर ये भी देखिएगा, जो गोदान प्रेमचंद का चिर अमर कीर्ति स्तंभ है, यह उनकी प्रौढ़तम रचना है। गोदान प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीभूत हो गया है। इसकी कथा 2 प्रमुख सूत्रों में बंटी है। ठीक है, किसमें? 2 प्रमुख सूत्र हैं इसका। एक तो मैंने आपको बताया कि सेमरी और बेलारी गांव है, तो सेमरी और बेलारी जो गांव है, इसमें शहरीकरण और ग्रामीण परिवेश दिखाया गया है, इसलिए इसकी जो केंद्रीकरण हुआ 2 गांवों में हुई है। इसके पश्चात देखिए, होरी, गोबर, धनिया, झुनिया तथा अन्य ग्रामीण व्यक्तियों में जो ये है ग्रामीण व्यक्ति। इसके पश्चात दातादीन, नोखेराम, पटेश्वरी, झिंगुरी सिंह को लेकर चलने वाला ये ग्रामीण जीवन का उपन्यास है। अगर नगरी जीवन की बात करें तो नगरी जीवन में है आपके पंडित ओंकार नाथ, ये संपादक के तौर पर उपन्यास में अपनी भूमिका निभाते हैं। श्याम बिहारी तनखा, जो बीमा कंपनी के दलाल हैं। मिस्टर खन्ना, जो उद्योगपति हैं। मिस्टर मेहता, जो दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं।
मिस्टर मिर्जा जो जूते के दुकानदार हैं और मिस मालती जो लेडी डॉक्टर हैं, ये प्रधान पात्र हैं जो आपका नगरीय जीवन के, ग्रामीण जीवन के भी मैंने आपको ऊपर बता दी और ये नगरीय जीवन के हो गए। ये जो नगरीय जीवन है इसके ध्यान रखना है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि गोदान उपन्यास में कौन संपादक के तौर पर अपनी भूमिका अदा करता है, तो ये पंडित ओंकारनाथ हैं। और बीमा कंपनी के दलाल कौन है, तो श्याम बिहारी तनखा है। और जो मिस्टर खन्ना है ये उद्योगपति हैं। और जो ये प्रश्न बन सकता है कि मिस्टर मेहता किस विषय के अध्यापक थे, तो ये दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। किसके, दर्शन शास्त्र के, तो ये दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। मिस्टर मिर्जा ये जूते के दुकानदार थे और मिस मालती ये लेडी डॉक्टर थी। आगे है, दोनों कथा सूत्रों को जोड़ने वाले इलाके के जमींदार हैं राय साहब अमरपाल सिंह हैं। कौन है ये दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाले, दोनों कथाओं को जोड़ने वाले जो प्रमुख पात्र हैं, जमींदार हैं ये, इनका नाम है राय साहब अमरपाल, राय साहब अमरपाल। ठीक है, इसको याद रखना है। होरी की कथा आधिकारिक है और नागरिकों की कथा प्रासंगिक, किंतु प्रासंगिक कथा प्रमुख कथा के विकास में अनिवार्य नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। उसकी उपादेयता ग्रामीण जीवन और नागरिक जीवन की एक तो है ग्रामीण जीवन और दूसरा है नागरिक जीवन की विषमता प्रत्यक्ष करने में ही है। होरी उपन्यास का नायक है, वह किसानों का प्रतिनिधि है। धर्म के ठेकेदारों, बड़े महाजनों और जमींदार के जाल में वो उलझा हुआ है। मर्यादावादी किसान है, घिसते फिरते मजदूर बन जाता है और अंतिम जब उसका समय आता है तो वो मजदूर के तौर पर ही अपना अंतिम समय बिताता है। और इसके पश्चात जो दूसरी तरफ है, सभ्य नागरिक समाज की स्थिति भी सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है। जनता के सेवक कहलाने वाले पत्रकार स्वार्थी हैं, वे अमीरों से चुपके चुपके रुपए खाते हैं। दार्शनिक दृष्टि वाले प्रोफेसर इस सीमा तक तटस्थ हैं कि मजदूरों की हड्डी पर महल खड़ा करते हैं। गांवों और नगरों के बीच त्रिशंकुवत लटके हुए जमींदार किसानों को सोख कर अधिकारियों को संतुष्ट करते हैं। यही प्रेमचंद का युग जीवन है। ऐसे समाज का उत्थान सुधारों से नहीं हो सकता। प्रेमचंद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, इसलिए उपन्यास के अंत में वे स्वप्न को साकार नहीं सत्य को अनावृत कर देते हैं। क्या बात है यहाँ पर कि उपन्यास के अंत में स्वप्न को साकार नहीं सत्य को अनावृत कर देते हैं। तात्पर्य यही है कि जो होरी का सपना क्या था, तो उसका सपना था गाय लेने का, कि वो एक गाय लेना चाहता था। किसी कारणतः वो गाय भी ले लेता था। उसकी गाय की मृत्यु भी उसका भाई कर देता है। ठीक है, कैसे, उसको जहर खिला देता था जिस कारण उनकी गाय मर जाती थी। ठीक है, ये इसकी कथा है। ये ध्यान रखना है कि होरी ने गाय ली थी और बाद में उसके भाई ने उसको जहर दे दिया था जिस कारण वो गाय मर गई थी। फिर ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गोदान उपन्यास के अंत में क्या होरी को गाय मिली थी? नहीं मिली थी। उसकी मृत्यु इस कारण हुई थी कि वो एक गाय लेना चाहता है, परंतु ऐसी स्थिति उसके समक्ष आ जाती है जिसकी वो इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। मृत्यु भी उसकी अधूरी हुई कि गाय नहीं ले पाया वो। ठीक है, फिर आगे देखिए। धनिया यंत्र की भांति उठी, आज तो चुतली बेची थी, उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दातादीन से बोली, महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है, और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। ये पंक्ति उपन्यास के अंतिम जो भाग है वहाँ से ली गई है। किस प्रकार से कि जब जो अपने होरी की मृत्यु हो जाती है, तो होरी की मृत्यु होने पर वहाँ के जो पंडित है दातादीन ये कहते हैं कि अब इसकी मृत्यु हो गई है, गोदान करना पड़ेगा। तो बड़ी ही विचित्र बात है कि कोई बंदा पूरे जीवन भर इतनी मेहनत करता है कि वो गाय ले पाए, परंतु परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि गाय लेने जितनी। परंतु फिर भी जो उस समय के दलाल थे, धर्म के ठेकेदार थे, दातादीन टाइप के लोग, तो वो कहते हैं कि ये अब तो इसकी मृत्यु हो गई है, अब इसको मृत्यु को जो इसकी मृत्यु होगी इसके पश्चात इसे अगर स्वर्ग में जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको गाय का दान करना पड़ेगा, तभी इसे स्वर्ग मिलेगा या इसकी आत्मा शांति से रह पाएगी। तो होरी इसके लिए कहती है कि भाई पूरी ज़िंदगी तुझने इतनी मेहनत करी, तभी से गाय लेने जितना पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा पूरा पैसा है, इसे लेकर आप गोदान समझ सकते हो, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये पंक्ति का तात्पर्य था यहाँ पर। ठीक है, इसके पश्चात देखिए, अब सीधे यहाँ पर चलते हैं PDF में। यह
1936 में लिखा गया। गोदान उपन्यास कब लिखा गया? 1936 में। यह प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास था। जैसे कि हमने ऊपर बात की, ये सारी की सारी वही बात है। फिर यहाँ पर देखिए, जो प्रमुख पात्र अगर पूछे जाएंगे तो प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? होरी, धनिया, गोबर, सोना और रूपा, पंडित दातादीन, पंडित मातादीन, दातादीन का ये पुत्र हैं, दुलारिन, सहुआइन, पटेश्वरी लाल झिंगुरी सिंह, झुनिया, सीलिया, भोला, नोहरी, हीरा, पुनिया, शोभा, राय साहब जिसका नाम अमरपाल भी है, और उनकी बेटी है मीनाक्षी। डॉक्टर मेहता दर्शन शास्त्र के विद्वान और प्रोफेसर हैं। मिस मालती जो आधुनिक स्त्री डॉक्टर हैं। फिर है सरोज जो मालती की बहन है। मिस्टर खन्ना ये मिल मालिक और बैंकर हैं। गोविंदी संपादक ओंकारनाथ। चलिए दोबारा से इनके पात्रों को बता देता हूँ, इनकी जो इनके विशेषता हैं। जैसे होरी ये उपन्यास का केंद्रीय पात्र है और गरीब किसान भी है। पूछा जा सकता है सीधा सीधा ये, ठीक है। आपने प्रकाशन वर्ष याद रखना है, आपको क्रम में लगाने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ 1936। फिर जो धनिया है ये होरी की पत्नी है और जुझारू पात्र भी है। अर्थात जहाँ पर होरी चुप हो जाता था, जब इसके साथ अन्याय होता था, तो धनिया खड़ी हो जाती थी और कहती थी कि आओ तुम लोग, अगर मेरे पति को लूट रहे हैं तो मुझसे बात करो। फिर देखिए गोबर है। गोबर इसका दूसरा नाम है गोवर्धन भी, और ये होरी का पुत्र है। प्रगतिशील सोच ये रखता है। फिर सोना और रूपा ये दोनों होरी और धनिया की पुत्रियां हैं, ठीक है। होरी और धनिया के कितने पुत्र थे? 3। एक तो हो गया सोना रूपा और दूसरा गोवर्धन। फिर पंडित दातादीन है जो महाजन या फिर पंडित हैं। फिर जो दातादीन का पुत्र कौन है? ये मातादीन है, दातादीन का पुत्र, ये याद रखिएगा। इसके पश्चात आगे है दुलारी सहुआइन, पटेश्वरी लाल झिंगुरी सिंह, झुनिया, सीलिया, भोला, नोहरी, हीरा, पुनिया और शोभा। जो हीरा है ये होरी की जो पहले गाय ली थी उसको जहर दे देता था, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। राय साहब जिसका नाम अमरपाल सिंह भी है, उनकी बेटी है मीनाक्षी। जो राय साहब है ये ग्रामीण परिवेश में भी और नागरिक परिवेश में भी, जो नगरीय परिवेश है, इन दोनों में एक सेतु की तरह काम करता है। फिर है डॉक्टर मेहता ये दर्शन शास्त्र के विद्वान और प्रोफेसर हैं। मिस मालती जो आधुनिक स्त्री है, आधुनिक विचार रखती है और डॉक्टर भी है, ये लेडी डॉक्टर है। इसी तरह से सरोज जो मालती की बहन है। मिस्टर खन्ना ये मिल मालिक और बैंकर है, ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है मिस्टर खन्ना कौन थे। फिर गोविंदी ये खन्ना की पत्नी व आदर्श भारतीय नारी है। कौन है गोविंदी? खन्ना की पत्नी है और आदर्श भारतीय नारी है। फिर है संपादक ओंकारनाथ, मिस्टर तनखा हैं और मिस्टर खुर्शीद भी हैं। तो ये प्रमुख पात्र थे और इनकी प्रमुख ये विशेषताएं यहाँ पर थी। इसके पश्चात देखिए कुछ प्रमुख पंक्तियाँ आपके समक्ष यहाँ पर बताऊँगा, इनको आप नोट कर सकते हो, आराम से बताऊँगा। जो ये PDF भी आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा या व्हाट्सएप में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट लेना चाहते हो तो प्रिंट भी ले सकते हो। देखिए जो पहली पंक्ति है ये होरी और धनिया के बीच का संवाद है। होरी कहता है, जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। क्या है? जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही अपनी कुशलता है। आगे है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। ये पंक्ति धनिया के लिए कही गई है। फिर आगे देखिए, दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है वह निर्लजता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने इसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साथ मन को आंदोलित कर रही थी उसने उसे विचलित कर दिया था। तो ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात जो अगली महत्वपूर्ण पंक्ति होगी तो वो है, किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में वह भी चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास ना हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के स्थायी सहयोग है।
वृक्षों के फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों में वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान है। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेंकना उसने सीखा ही नहीं था। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, ठीक है, इसको नोट करिएगा। पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस उपन्यास से ली गई हैं, तो आप एकदम से टिक लगा सकते हो होरी से। होरी से क्या तात्पर्य है, गोदान उपन्यास से। इसके पश्चात देखिएगा, सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेमरी और बेलारी कहाँ के गांव हैं, अवध प्रांत के। अवध प्रांत के ये गांव हैं। इसके पश्चात देखिए आगे है, होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। जैसे पूछा जा सकता है कि गोदान उपन्यास में होरी कहाँ पर रहता है, किस गांव में रहता है, तो ये बेलारी गांव में रहता है। बेलारी गांव में होरी रहता है और जो राय साहब है ये रहते हैं सेमरी गांव में। राय साहब कहाँ रहता है, सेमरी गांव में, ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है सीधे सीधे। इसके पश्चात आगे देखिए, संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों, केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इज्जत में हवालात हो जाए, किसी का बेटा जवान मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी बेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और भी सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगलें बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई, और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पीसने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। तो ये पंक्ति किसके द्वारा किसे कही गई थी, ये संवाद राय साहब और होरी के मध्य हुआ था। तो राय साहब कह रहा था अपनी अमीरी के प्रति ये होरी को कि हमें इस तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर आगे देखिए, भगवान ने जो सबको बराबर ही बनाया है, यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जो कठोर कर्म किए थे, उन्हीं का आनंद भोग रहे हैं, उन्हीं का ये सारा कुछ उन्हें मिल रहा है। ये पंक्ति गोबर और होरी के मध्य संवाद के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। फिर इसी के साथ देखिए, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निभाह नहीं हो सकता। पहले तो ये पंक्ति कही थी धनिया को होरी ने कि जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है, ये कही थी धनिया को। दूसरी पंक्ति यहाँ पर देखिए, ये है, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निवाह नहीं हो सकता, ये होरी गोबर को कहता है। इसके पश्चात एक अन्य महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ पर यह भी है, औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे। क्या है, औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। ये पंक्ति कही थी, बांस काटने वाला चौधरी था, उसने ये होरी को पंक्ति कही थी। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, पूछी जा सकती है। इसके पश्चात आगे ये पंक्ति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मिस्टर मेहता की पंक्ति है, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश है। ये पंक्ति मिस्टर मेहता ने कहा था। इसी के साथ एक और पंक्ति इनकी यहाँ पर है, आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है, मिस्टर मेहता ने ये पंक्ति कही थी। ये जो पीडीएफ है, ये संपूर्ण पीडीएफ है, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पंक्तियाँ भी दी गई है। इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। फिर संपादक पंडित ओंकार नाथ है, इनकी पंक्ति भी पूछी जा सकती है। कौन सी है ये, लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया है,
वह क्या लिखेंगे। ये संपादक पंडित ओंकार नाथ की पंक्ति है, पूछी जा सकती है। इसी तरह से एक और कथन यहाँ पर है मिसेज खन्ना का। मेहता से ये कहती है, भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थ का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो यह विद्रोह है, इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना। तो ये पंक्ति मिसेज खन्ना ने मेहता से कही थी। फिर आगे देखिए, गोविंदी की पंक्ति है ये वाली। यह महाशय इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं, मैं अब खुद अपना पालन करूंगी। गोविंदी ने ये पंक्ति कही थी। फिर आगे एक और पंक्ति है, मेहता और गोविंदी के मध्य ये वार्तालाप हुआ है। नारी हृदय धरती के समान है, जिसमें मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी, उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। तो ये मेहता ने गोविंदी से पंक्ति कही थी। फिर आगे देखिए, आगे है मालती सोचती है ये वाली पंक्ति, नहीं अपने को मिटाने से काम ना चलेगा। नारी को समाज कल्याण के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, उसी तरह जैसे इन किसानों को अपनी रक्षा के लिए इस देवत्व का कुछ त्याग करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। फिर आगे मिर्ज़ा खुर्शीद की पंक्ति है, हर एक कौम में एक ऐसी चीज होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। अस्मत अर्थात सतीत्व हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। ये मिर्ज़ा खुर्शीद की पंक्ति है। ये भी महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के लिए हो सकती है। इसी के साथ देखिए एक दो पंक्ति और आपको बता देता हूँ। गोबर और होरी के बीच में वार्तालाप हो रहा है। गोबर होरी से कहता है, जिसे पेट की रोटी मयस्सर नहीं, उसके लिए मर्जाद और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने दूसरों का गला दबाया होता, उनकी जमा मारी होती तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, यह उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता तो यह जेल में होता या फांसी पर गया होता। ये होरी को कहता है गोबर। फिर आगे देखिए, होरी हीरा से कहता है, मोटे वह होते हैं जिन्हें ना ऋण का सोच होता है ना इज्जत का। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 का दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो जब है जब सभी मोटे हों। तो यहाँ पर देखिए एक समान वर्ग की बात होरी कह रहा है अपने भाई हीरा से। ठीक है, कि भाई इस तरह का हमें क्या प्रवृत्ति अपनानी है कि दूसरों का गला घोटकर हम अमीर बने। ठीक है, कुछ इस प्रकार की पंक्तियाँ थी। तो कुछ इस तरह से हमारा आज का ये लेक्चर रहा है। मुझे पूर्ण आशा है कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। इसके पश्चात भी आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप जो अपना PDF का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करिएगा और आराम से बैठकर पढ़िएगा, क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी यहाँ पर आपको दी गई हैं। मैंने जो महत्वपूर्ण थी वो पंक्तियाँ आपको बताई है। आप इत्मीनान से बाकी की पंक्तियाँ भी पढ़िए, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।